नमस्कार। हस्ताक्षर और कर्मभूमि के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और मैं और नीता जी और हमारी कर्मभूमि की टीम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो महाप्राण निराला जी को समर्पित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से थे। आपका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल एक स्थान पर हुआ है। और उनके जन्म दिवस को लेकर कई पक्ष सामने आते हैं और निश्चित तिथि के अभाव में अ, निराला जी का जो जन्मदिन है वो माघ में वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर 21 फरवरी को इनका माना जाता है जन्म दिवस, और इसी कारण कर्मभूमि भी उनके जन्म माह में ही इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कहते हैं कि निराला जी का जन्म जो है वो रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनको सूर्य कुमार भी कहा जाता है। इनका जो मूल निवास है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़कोला नामक गांव था। और निराला जी ने कहानियां, उपन्यास, बाल साहित्य, अनुवाद और निबंध लिखे हैं। कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। किंतु वे जो सर्वाधिक उनको जो लोकप्रियता मिली वो उनकी कविताओं के कारण मिली। राष्ट्रकवि क्षमा कीजिए, राष्ट्रकवि उन्हें भी कहते। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद जो है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा है उसे छायावाद कहा गया। और इसका जो काल है वो 1917-18 से 1936 तक का काल रहा। इस दौर की कविताओं में वे भाव, शैली, छंद, अलंकार की दृष्टियों से काफी नवीनता थी और आलोचकों ने इसको छायावादी युग का नाम दिया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना जाता है और प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत के स्थान पर इसकी वंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है। छायावादी काव्य जो है वो मुख्यतः श्रृंगार भावना से रचित श्रृंगारी काव्य है और यह उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल का विषय है। इसकी अभिव्यंजना में कल्पना और सूक्ष्मता है। इस काव्य में प्रकृति का मानवीकरण भी है तथा कई छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण जो है वह छायावाद है। इसकी जो प्रवृत्ति है अंतर्मुखी है और मानवीय भी। छायावाद में प्रकृति, सौंदर्यपरक भाव और व्यक्तिवाद इसकी प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें रहस्यात्मकता, क्षमा कीजिए, रहस्यवादी, मानवतावादी दृष्टिकोण, नारी के सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण किया जाता है। हम इस धारा में जो कवि हैं वो अपने हर्ष, शोक, स्वप्न और कुंठा के सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करते हैं। छायावादी काव्य में पीड़ा और वेदना की अभिव्यक्ति के लिए महादेवी वर्मा जी की मनीर भरी दुख की बदली, या फिर राष्ट्रीय भावना को संचारित करने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की मुझे तोड़ लेना वनमाली श्रेष्ठ उदाहरण है। निराला जी हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और 1930 में प्रकाशित उनका एक काव्य संग्रह है परिमल, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। छायावादी कवियों की उस समय काफी आलोचना भी हुई, लेकिन आज यह निर्विवाद सत्य है कि आधुनिक हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जो है वो इसी समय के कवियों द्वारा हुई। तो साथियों, आज निराला जी के काव्य संसार से गुजरने हेतु मैं सर्वप्रथम मीता व्यास जी को आमंत्रित करती हूँ, जो माँ सरस्वती के आह्वान से इस यात्रा प्रारंभ करेंगी। स्वागत है मीता जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। माँ शारदे को वंदन करती हूँ और आज के कवि आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसे मैं हमेशा स्कूल में गाया करती थी, इसीलिए मैंने आज इस रचना को पसंद किया है। मैं प्रस्तुत करती हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा।
वीणा वादिनी वरदे वरदे, वीणा वादिनी वरदे वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे वर दे, वीणा वादिनी वरदे वरदे, काट अंध उर के बंधन सर, काट अंध उर के बंधन सर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, काट अंध उर के बंधन सर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे वर दे, वीणा वादिनी वरदे वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे वर दे। धन्यवाद। धन्यवाद नीता जी, अपनी सुमधुर वाणी में आपने इतना सुंदर पाठ किया इस गीत का। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि इसमें कवि की जो वाणी है वो जागरण का संदेश दे रही है, और वे माँ सरस्वती से ऐसा वर मांगते हैं कि जिससे उनके अंतःकरण में जो भी वाणी निकले उससे स्वतंत्रता की चेतना के स्वर हों, उसमें अज्ञान और अंधकार दूर हो और जीवन आलोक से प्रकाशित हो। इसमें कई बार हमने नोटिस किया कि नव शब्द बार बार आया है, तो इसका मतलब है कि वे समग्र परिवर्तन की एक अपेक्षा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, और मैं एकता व्यास जी को आमंत्रित करूंगी कि वे राम की शक्ति पूजा पर अपना वक्तव्य रखें। वे मिला जुला कुछ उसमें प्रस्तुत करना चाहती हैं, संस्मरण भी है और उनके कुछ टीचर से जुड़ी कुछ बातें भी हैं। स्वागत है एकता जी। मैंने पहले तो राम की शक्ति पूजा पे ही करना चाहा था, पर जब मैं ये लिखने बैठी तो पता नहीं कहाँ घूम घूम के चली गई, तो बजाय उसको कट शॉर्ट करने का वो जैसा बना वैसा ही आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ, और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा और आप लोग त्रुटियां मुझे बताएंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सचमुच में ही निराले रचनाकार हैं। उनके साथ मेरा पहला परिचय कक्षा 7वीं में हुआ था, जिनके माध्यम से हुआ था। अगर आज मैं उनका नाम न लूं तो मेरे लिए ये कार्यक्रम असफल कार्यक्रमों में गिना जाएगा। कक्षा 7वीं का एक क्लासरूम है जहाँ पे एक लड़की डरी सहमी सी अपने आप से नाराज बैठी हुई है, और वो इतनी नाराज है कि बस अब उसके आंसू ही आने वाले हैं, और तो और ऐसे में उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है।
अचानक कानों में एक मीठी सुमधुर बिल्कुल प्रणव जी जैसी आवाज़ आती है, वह तोड़ती पत्थर, गर्मियों की धूप में। ये आवाज़ थी मेरी हिंदी की टीचर श्रीमती गंगा तिवारी जी की। पता नहीं उन्होंने कविता पाठ शुरू किया या क्या शुरू किया, वो तो अभी भी मुझे उतना याद नहीं है, पर बड़ी सुरीली आवाज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे-धीरे उन्होंने कविता पाठ किया और फिर नाज़रें दौड़ाईं क्लासरूम में। 70 बच्चों में से वो एक-एक को ढूँढ रही थीं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि वो लड़की नाराज़ क्यों थी इतनी? क्योंकि कॉन्वेंट से ले आके उसको अचानक ही सरकारी स्कूल में पटक दिया गया था। ना तो उसको क ख ग समझ में आ रहा था, ना 1 2 3 4 समझ में आ रहा था। माँ और भा के बीच का अंतर तो बहुत ही कठिन था और टा और ठा के बीच में ऐसा असमंजस था कि पूछिए ही मत। खैर, कविता समाप्त हुई और टीचर ने 70 बच्चों के चेहरों की तरफ देखना शुरू किया। उस लड़की ने अपने आप को छुपाने का असफल प्रयास किया, पर वो तो टीचर थी। उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा, नई स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? और मैं अपना नाम भूल गई। वैसे तो मेरे नाम की भी एक कहानी है, पर वो किसी और दिन। वो शायद मेरे असमंजस को पहचान गई थी और उन्होंने किताब में कविता वाला पेज खोला और किताब मेरे हाथ में पकड़ा दी और धीरे-धीरे पाठ करना शुरू किया और कहा, दोहराओ। मैंने हूबहू उनकी नकल करनी शुरू कर दी। सच कहूँ, मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। जैसे वो बोलती वह तोड़ती पत्थर, मैं भी बोलती वह तोड़ती पत्थर। और इस तरह करते-करते कविता पाठ पूरा हुआ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि काश मैं भी इतना सुंदर कविता पाठ कर सकूँ। पर करती कैसे? मुझे तो 4 लाइनें हिंदी की पढ़नी भी नहीं आती थी। बहुत बुरी स्थिति थी। ना स्कूल में कोई दोस्त था, ना हिंदी समझ आती थी, ना लिखना आता था। पर धन्य है वो टीचर जिसने मुझे हिंदी लिखने और पढ़ने की प्रेरणा दी और धन्य है आप सभी जिसने मुझे दोबारा ये सब शुरू करने की प्रेरणा दी। तो दोनों ही जनों का, वो टीचर का और आप सबका भी धन्यवाद जिसने मुझे इस सब के लिए दोबारा तैयार किया। वैसे तो अगर ये बात आज मैं ना भी बोलूं तो भी चलेगा, पर मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरी टीचर श्रीमती गंगा तिवारी जी ने मुझे ये सिखाया कि पढ़ना कैसे है। कोई भी टीचर ये सिखा सकता है कि परीक्षा में पास होने के लिए क्या पढ़ना है, पर उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन भर हिंदी कैसे पढ़नी है, जीवन भर हिंदी से जुड़े कैसे रहना है। तो इसी शुरुआत में, इसी पढ़ने की परंपरा में मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा, अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में और जबलपुर नगर निगम की लाइब्रेरी में। उन दोनों ही संस्थाओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमारे लिए मुहैया करवाई। स्कूल की लाइब्रेरी और कॉरपोरेशन की लाइब्रेरी में मैंने जाना कि हिंदी साहित्य के विद्रोही, चेतना संपन्न कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको हम महाप्राण भी कहते हैं। जला है जीवन यह आतप में दीर्घ काल, ये उन्हीं की पंक्तियां हैं। और मेरा मानना है कि छायावादी समाज काव्य नायक निराला के लिए बहुत ही संघर्षमय रहा है। साथ ही उनके साहित्य के अध्ययन और अध्यापन का मूल्यांकन आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। निराला के काव्य की आत्मा का ठीक-ठीक दर्शन बहुत ही मुश्किल है। निराला खुद आपसे किसी भी तरह की जिरह करने नहीं आ सकते, लेकिन अगर हम निराला पढ़ते वक्त खुद से जिरह न कर पाएं, तो निराला का आत्मकाव्य कभी भी हमारे पास फटकने की भी गलती नहीं करेगा। निराला के सम्मुख खड़े होकर अगर हम खुद से जिरह न कर सके तो कुछ ना कर सकेंगे। और वैसे भी बावजूद इसके निराला को सबसे ज़्यादा पढ़ा और समझा और लिखा गया है, क्योंकि वह संघर्ष के कवि हैं, वो यथार्थ के कवि हैं और सच के कवि हैं। यह सच है कि निराला सबसे ज़्यादा विरोधाभास सहन करने के बाद भी इस छायावाद के युग में खड़े रहे हैं और इस विरोध को उन्होंने अपनी कविता में बखूबी उकेरा है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, ये निराला ने ही कहा था। मरा हूँ हजार मरण में, ये भी उनकी ही कविता है। निराला की कविता में उदासी की लंबी छाया पसरी हुई दिखती है, फिर भी वे जानते थे कि आने वाला समय उनका ही समय होगा। इसलिए निराला ने कभी भी आशा की किरणों को नहीं छोड़ा। मैं वसंत का अग्रदूत हूँ, ये भी उनकी ही लाइन है। उनका पूरा जीवन से युद्ध करते हुए समाज के युद्ध क्षेत्र में रहा है
और इसी युद्ध क्षेत्र में, इसी युद्ध में उन्होंने एक लंबी कविता लिखी थी, राम की शक्ति पूजा। इस लंबी कविता की शुरुआत होती है कुछ लाइनों के साथ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पे लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपरिजय समर। राम रावण के युद्ध के लिए निराला ने 3 विश्लेषणों का प्रयोग किया है, आज का, अमर और अपरिजय। आज का उनका बिंब है ज्योति का पत्र, प्रकाश का वह पन्ना, दिन जिस पर युद्ध लिखा गया था। प्रकाश के पन्ने पर दिन लिखा गया था और उस पर फिर युद्ध की गणना की गई है। लेकिन कविता की शुरुआत होती है रवि हुआ अस्त के साथ। जैसा कि अभी प्रीति जी ने बताया कि वो इतवार के, रविवार के दिन पैदा हुए थे और खुद सूर्यकांत थे, तो वहीं से कविता की शुरुआत होती है रवि हुआ अस्त। दुनिया की हर लड़ाइयां सूर्योदय के साथ शुरू होती हैं, पर यह शुरू होती है सूर्य अस्त के साथ, जब राम रावण से हार गए थे, थक गए थे और शोभ में बैठे थे। यहाँ रात की शुरुआत होती है ज्योति के पृष्ठ को अंधकार लीप देगा के साथ। और कविता आगे बढ़ते हुए अपने साथ बहुत से चौंका देने वाले रहस्य और लेखन के नए सिद्धांतों से हमारा परिचय कराती है। उन सब पर अगर मैं चर्चा करने बैठूं तो आप 8 लोगों का समय मैं ही ले जाऊंगी। तो आप लोग सब भी वो कविता सबने आप पढ़ी ही होगी, आगे भी पढ़ सकते हैं, मैं चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। बस एक छोटी सी बात और कर रही हूँ, किंतु जैसे एक कमल का खोजना और राम की को याद आना कि उनकी माताजी उन्हें राजीव लोचन कहती थी, राजीव लोचन कमल नयन, ये याद आते ही जैसे ही राम एक तीर उठाते हैं और अपनी आंख देवी को समर्पित करना चाहते हैं, कहकर देखा तूर तीर्ण ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम दक्षिण कर लोचन दक्षिण, ले अर्पित करने को उदत हो गया सुमन। यहाँ पे दक्षिण की जो आंख है वो राम देवी को समर्पित करना चाहते हैं और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही वो तीर अपनी आंख के पास ले जाते हैं, देवी खुद उपस्थित हो जाती हैं और ऐसा करने को उनको रोकती हैं और उनके शरीर में समा जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि वो जीत जाएं। एक कहानी यहाँ तक चलती है। इसके बाद एक और कहानी है कि दक्षिण लोचन तो राम ने राजीव लोचन था, कमल नयन था, लेकिन दूसरी वाली आंख का क्या? अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं वो सुनाऊंगी कहानी, नहीं सुनना चाहेंगे तो यहाँ मैं इसको समाप्त करूंगी। जी बोलिए, सुनाइए। दूसरी आंख की भी कहानी सुनाऊं तो राम को विष्णु का अवतार माना जाता है और हम ऐसा मानते हैं कि राम विष्णु थे, लेकिन राम के विष्णु बनने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां थी और कहानियां कुछ सच हैं कुछ क्या है वो तो राम ही जाने। पर मलय पुत्र, वायु पुत्र, नागा जाति और जो उनके उपासक थे, रुद्र के जो उपासक थे, उनके बीचों में एक बड़ा कड़ा संघर्ष था राम को विष्णु घोषित करने के पीछे। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि सीता भी विष्णु का अवतार थी और सीता को भी विष्णु कहा गया था। तो राम और सीता ने संयुक्त रूप से विष्णु के कर्तव्यों को आगे बढ़ाया था। ऐसा दोनों गुरुओं ने, जो उनके कुलगुरु और राजगुरु थे, उन्होंने मिलकर बताया और कहीं कहीं ये पढ़ने में भी आता है। तो दक्षिण नयन जो था वो कमल नयन था और माता कौशल्या ने कहा था, पर चूंकि राम विष्णु के अवतार थे इसलिए उनका उत्तर नयन भी कमल नयन था, जो कमल के समान था। अब एक जीवन में जब वो विष्णु के अवतार हुए थे तो एक आंख उनकी कमल नयन हो गई थी। उन्होंने दूसरे बार जन्म लिया, दूसरे बार विष्णु के अवतार बने, तो दूसरी आंख को भी कमल नयन बनाने के लिए ये सारी कहानी रची गई थी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे समझें कि राम हार गए थे, वो जीतना चाहते थे और अपनी आंख अर्पित कर रहे थे इसलिए वो कमल नयन हुए, या उनकी माँ उन्हें कमल नयन कहती थी इसलिए वो कमल नयन हुए, या एक आंख उनकी ऑलरेडी कमल थी, दूसरी भी बनना चाहती थी इसलिए वो कमल नयन हुए। ये डिसीजन मैं आप सब पे छोड़ती हूँ। ये मेरा छोटा सा अनुभव था। आप सबका धन्यवाद मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए। बहुत बहुत अच्छी तरह से तुमने सुनाया। सूर्यकांत निराला जी के कमल लोचन, कमल नयन के ऊपर जो तुमने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी की, बहुत एकदम बहुत सुंदर, एकदम हम बहुत इम्प्रेस हो गए एकदम। और कहाँ कॉन्वेंट में पढ़ने वाली लड़की जिसको ता और था में फर्क समझ नहीं आता था, वो इतना अच्छा हिंदी का आजकल काम कर रही है, हिंदी में इतना गहरे डूब के काम कर रही हैं
मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभाशीष और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं सारा श्रेय मेरी हिंदी की वो पहली और शायद आखिरी टीचर, क्योंकि मुझे दूसरी किसी टीचर का नाम भी याद नहीं है, उनको और आप सबको देती हूँ कि आप लोग मुझे डंडा लेके लिखवाते हो, नहीं तो मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं कुछ ना करूँ। पर आप लोग सब जिस तरह से एक के बाद एक मेरे को असाइनमेंट दे देते हो और मुझे करना ही पड़ता है, तो कुछ बन जाता है, अदरवाइज तो मैं बहुत आलसी हूँ। बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, वेरी वेल। धन्यवाद एकता जी इस रोचक ज्ञानवर्धक संस्मरण के लिए। सभी, जैसा कि आप देख सकते हो कि सभी ने इसका भरपूर आनंद लिया है, बहुत मजा आया। और राम की शक्ति पूजा तो मतलब सभी जानते हैं कि एक साथ पढ़ पाना संभव नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी है, 11 अनुच्छेद हैं और 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, विलक्षण कविता है। और ये महाप्राण जी का विशेषता थी कि वो लंबी कविताएं बहुत सहज कह देते थे, बहुत सहज रूप में कहे जाते थे, बिल्कुल। और उनमें छंद और इन सब का जरा विरोधाभास रहता था, पर फिर भी पढ़ने में एक लय और एक अर्थ होता लय था, होती थी और उसका भाव पाठकों तक पहुंच जाता था। पहुंच जाता था। लंबी कविता में ना दरअसल मूड्स होते हैं, उन मूड्स पे लिखी जाती है लंबी बिल्कुल, कविता, बिल्कुल, इसलिए उसके अंदर विरोधाभास होता ही है। मैं होता ही थोड़ा सा और समय ले रही हूँ। मुझे कई बार लगता है कि अगर निराला जी, महाप्राण जी सिर्फ 2 कविताएं लिखते या 2 महाकाव्य जिसको हम कह सकते हैं, एक राम की शक्ति पूजा और दूसरा सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, तो भी उनको उतना ही मान उतना ही मिलता मान सम्मान, बिल्कुल, बिल्कुल, जितना अब मिल रहा है या आगे के सालों में मिलेगा। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से आपकी। अब मैं ममता सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी दान की कहानी के लिए। स्वागत है ममता आपका। सबको प्रणाम। और जैसे कि अभी एकता जी ने कहा कि सीखना था, इसीलिए मुझे भी सीखना था, इसलिए मैं आप सबसे जुड़ी और मुझे कर्म भूमि में शामिल करने के लिए प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रेषित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से सुनाते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वो है अनुभव आज। और मैं जो संस्मरण सुनाना चाह रही हूँ वो कहानी के रूप में किसी भी मंच में मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो, और आप सबके मार्गदर्शन की मैं हमेशा कामना करती हूँ। तो मैं निराला जी के जीवन पे ही एक संस्मरण छोटा सा जो उनके जीवन में घटित हुआ था उसको सुनाती हूँ। वैसे तो हमारा इतिहास हमारे धर्म ग्रंथ दानवीरों की किदवंतियों व सच्ची घटनाओं से भरे पड़े हैं, और वो सीखें हमें मनुष्य बनाने की यात्रा में बहुत सिखाते हुए हैं। चाहे वो कर्ण का कवच कुंडल का दान हो या फिर राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण साम्राज्य का दान हो, लेकिन इन कहानियों को हमारा मस्तिष्क बहुत ही स्वीकार भाव से सुनकर उन्हें ईश्वरीय दर्जा देते हुए अपना मस्तक झुका लेता है। परंतु एक साधारण जीविकोपार्जन करने वाला इंसान यदि कोई दान करता है और उसकी कथा इतनी हमें टच करती है, तो हम अंदर से हमें वो कहीं ना कहीं झकझोरती है और हमें स्व मूल्यांकन के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए आज आपको निराला के जीवन पर घटित निराला का निराला दान में सुनाती हूँ। वो अद्भुत घटना है। निराला जी मन से बहुत दयालु थे। एक बार की बात है, निराला जी को अपनी लिखी हुई कविता के एवज में 1200 रुपए मिले। वो बहुत खुश थे। अपने जीवन के न जाने कितने स्थगित कार्यों को पूरा होते देखने लग गए और ठाठ से एक रिक्शे में बैठ घर की तरफ चल दिए। वो कुछ दूर ही चले थे कि उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत तपती दोपहर की गर्मी में एक पेड़ की छाया में भीख मांग रही है। बुढ़िया बड़े बदहाल हालत में थी, फटे पुराने कपड़े, झुर्रियों से भरी देह व छीण काया। निराला जी ने तुरंत रिक्शा रुकवाया और रिक्शे से उतरकर बूढ़ी औरत के पास जा पहुंचे। निराला जी को पास आता देख बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ निराला जी की तरफ फैला दिए। निराला जी ने बुढ़िया से पूछा, क्या आज आपको कुछ नहीं मिला? बुढ़िया ने मायूस होकर कहा, बेटा
आज सुबह से ही कुछ नहीं मिला। इस पर निराला जी ने कहा, आपने मुझे बेटा कहा है तो आप मेरी माँ हुई। ये कैसे हो सकता है कि निराला की माँ सड़क पर बैठकर भीख मांग रही है। निराला जी की ये बातें सुन बूढ़ी औरत के आंख में आंसू आ गए। इसके बाद निराला जी ने एक, आप मेरी माँ, बताओ कितने दिनों तक भीख नहीं मांगोगी। तो बूढ़ी माँ ने कहा, 2-3 दिन नहीं मांगूंगी बेटा। फिर निराला जी ने 10 रुपए दिए और पूछा, अब बताओ अब कितने दिन नहीं मांगोगी। बूढ़ी औरत ने कहा, 20-25 दिन चल जाएंगे इसमें। फिर निराला जी ने पूछा, अगर मैं 100 रुपए दूं तब आप कितने दिन नहीं मांगोगे भीख। तो बूढ़ी औरत ने कहा, 4-5 महीने बेटा। अब इधर धूप तेज होती जा रही थी, निराला जी भी पसीने से तरबतर होते जा रहे थे। निराला जी के हाथों में नोट का बंडल देख बुढ़िया ने अपना आंचल फैला दिया। निराला जी हर बार पूछते गए और बुढ़िया के आंचल में पैसे डालते गए, या कहें माँ मांगती गई और बेटा देता गया। अब तक निराला जी की जेब खाली हो चुकी थी। ये सब देख सुन रिक्शा वाला हक्का बक्का रह गया। उधर बूढ़ी औरत एक साथ इतने पैसे देख बौरा सी गई। दोनों हाथ ऊपर उठा आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब मुझे कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे पैसे देने के बाद निराला जी सीधे महान कवित्री महादेवी वर्मा जी के घर पहुंचे और पहुंचते ही महादेवी वर्मा जी से बोले, आप रिक्शे वाले को जरा किराया दे दें। महादेवी वर्मा जी ने आश्चर्य से निराला जी की ओर देखा और पूछा, वो जो तुम्हें 1200 मिले थे वो कहाँ गए। निराला जी ने कहा, रुपए तो मिल गए थे, लेकिन वो रुपए मैंने माँ को दे दिए। रिक्शे वाला ना रहा गया, उसने सारी बात महादेवी जी को बता दी। ये बात सुन महादेवी जी के आंखों से झरझर पानी बहने लगे। उन्होंने रिक्शे वाले को शुक्रिया अदा किया, पैसे दिए और सस्नेह विदा किया और ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर कहने लगी, हे ईश्वर, ऐसे इंसान को, ऐसे मोती को मेरे जीवन में सम्मिलित करने के लिए तेरा बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। होते हैं ये लोग, देखिए बहुत सुंदर ममता, बहुत किस मिट्टी के बने होते हैं, कुछ नहीं है, जो है वो भी सब दे देते हैं। जैसे मतलब अद्भुत होते हैं ये लोग। आज के संसार में हम दूसरों का छीनने को तैयार रहते हैं, और ये कैसी महान विभूतियां होती हैं। मतलब इस कहानी में तुमने इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है इस घटना को, किस आंखों में तानी, दिल में बहुत सारा उनके लिए आदर और सम्मान जागृत हो गया। हाँ, क्योंकि हम बड़ी कहानियां, बड़े दान की बातें सुनते हैं, लेकिन इस स्थिति में इस तरीके का दान वो हमें कहीं ना कहीं झकझोरता है, और हम खुद को देखते हैं कि नहीं, हम क्या हैं, हम कहाँ तक हैं। बहुत और तुम्हारी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही ममता, धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत ही भावनात्मक रूप से आपने इसका पठन किया है ममता जी, और सभी तक आपके शब्द भी पहुंचे हैं। और ये भी है कि अगर हम अपनी खुशी को छोड़कर किसी को थोड़ी सी खुशी और दे देते हैं तो हमारे जो मन की खुशी है वो एक्चुअली दोगुनी हो जाती है। और ये जो संस्मरण है, ये निराला जी की दयालुता और संवेदनशीलता का भी उतना ही परिचायक है। तो कवि से उनकी कविता के इतर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं कुमुद वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जागो फिर एक बार कविता पाठ के लिए। स्वागत है। धन्यवाद प्रीति जी। आज इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। जागो फिर एक बार।
प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधुमौन, अथवा सोई कमल कौरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। प्यूरो पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदघा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारू, नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। सहृदय समीर जैसे ओछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि वृद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे, उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। धन्यवाद। बहुत सुंदर कुमुद। बहुत ही सुंदर पाठ जागरण का आह्वान करता हुआ, बहुत ही सुंदर भाषा कवि की इसमें। अब मैं मधु सोसी जी को आमंत्रित करूंगी कुकुरमुत्ता के पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति आपका। कुमुद वर्मा के सुंदर काव्य पाठ के बाद, ममता के संस्मरण और एकता के शक्ति पूजा के बाद आज मैंने कहा था मैं कुकुरमुत्ता के ऊपर सुनाऊंगी। मैंने स्कूल के दिनों में खाली मुझे वो याद था कि हम बड़े हंसे थे जब हमने पढ़ा था अबे सुन बे गुलाब। और ये जैसे एकता बता रही है, मेरे को बहुत, मैं तो वैसे पढ़ाई में बहुत अच्छी कभी भी थी नहीं, कॉन्वेंट से सीधे गई थी हिंदी स्कूल में। जब गई थी तो मेरी भी हिंदी का अभी भी बुरा हाल है, सब जानते हैं, मात्राओं का और ई और आई और ये सब गड़बड़ हो जाते हैं सब कुछ। और अभी काव्य मंच से जुड़ने के बाद, आप लोगों से सबसे जुड़ने के बाद हिंदी की पंडित होने का ढोंग कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत कम आता है। लेकिन ये जो कविता जब मैंने खोली इंटरनेट के ऊपर, अरे ये तो हनुमान जी की पूंछ निकली, चलती जा रही थी चलती जा रही थी चलती जा रही थी और इतनी डिफिकल्ट होती जा रही थी कि मैंने कहा मैंने ये क्या ऑप्ट कर लिया। फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने संभाला, मैंने कहा उसका एक ही पोर्शन 2 भाग में है ये। फिर मैंने उसका एक पोर्शन किसी तरह इंटरनेट से निकाला और उसका प्रिंट आउट निकाला। बड़ी मुश्किल से प्रिंट आउट निकल पाया, पता नहीं इन लोगों ने गूगल के ऊपर और चीजें लॉक में कर रखी हैं शायद, बड़ी मुश्किल था उनको खोजना। वो प्रिंट नहीं करने देते हैं, कॉपी नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं। तो आज वो बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग वो। और उसमें, हाँ बोलिए एकता। निराला का साहित्य तो बहुत बहुमूल्य अमूल्य है,
उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से हासिल नहीं होता है। ये बात तो सही है आपकी, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए बाद में बात करती हूँ। और उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने भी आज बहुत मेहनत करके और उनको निकाल ही लिया यहाँ से। और मैं अब आपको सुनाना शुरू करती हूँ। कहाँ से ये? हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी, जैसा कि आप लोगों ने उनके नाम के बारे में सब बता ही दिया है और बहुत सारी बातें सब सामने आ गई हैं। तो ये कुकुर मुत्ता एक विषय लेकर उन्होंने जो लिखा, ये शोषण और शोषित वर्ग पर केंद्रित है। जिस समय विभाजन से पूर्व का समय था, साम्यवाद का समय था, पूंजीवादी लोगों के प्रति उनको बहुत आक्रोश भी था और वो उनकी जैसा आपने ममता जी बताया, उनकी संवेदनाएं हमेशा जो मजदूर वर्ग था उसकी तरफ थी और गरीब की तरफ थी उनकी ममता। तो उसमें इसे उन्होंने छायावाद में, जैसे हम कहते हैं, प्रतीकों में बताया। तो कुकुर मुत्ता उनका शोषित वर्ग है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, मैं शुरू करती हूँ। एक थे नवाब, कहानी के फॉर्म में है। एक थे नवाब, मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीब की, गोंद पर तरतीब की, डालियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से फूल खिले थे वहां पे, ये पढ़ के बड़ा मजा आता है। बेला, गुल शब्बो, चमेली कामनी, जूही नरगिस, रात रानी कमलिनी, चंपा गुल मेहंदी, गुल खैरू गुल अब्बास, गेंदा गुल दाऊदी, निवाड़ी गंधराज। ये कितने सारे फूलों के नाम है। इसमें कई फूल तो हमें पता ही नहीं है कौन से, बहुत से तो पता है, बहुत से नहीं भी पता है। गेंदा गुलदाउदी, निवाड़ी गंधराज, और कितने फूल फवारे कई, रंग अनेकों, सुर्ख धानी कई, सुर्ख धानी, चंपई, कौन कौन से रंग थे? चंपई, आसमानी, सब्ज, फिरोजी, सफेद, जर्द, बादामी, बसंती, सभी में। फलों के पेड़ भी थे वहां, आम, लीची, संतरे, बसंती, आम, लीची, आम, लीची, संतरे और फाल से चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, गले लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकते बुलबुल, मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना आशियां, साफ राहें, सरों दोनों ओर, दूर दूर तक फैले हुए कुल छोर, बीच में आराम गाह दे रही थी बड़प्पन की था। देखिए, बड़प्पन की था, जो बागीचा था उसमें बीच में आराम गाह दे रही थी बड़प्पन की था। कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन, नकली कहीं झाड़ी, कहीं नकली झाड़ी। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रौबो दाग, वही गंदे में देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से सर उठाकर ऐंठ कर बोला कुकुर मुत्ता, ऐंठ कर बोला कुकुर मुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने रंगो आब, खून चूसा तूने आशीष। उसको गुलाब को कितनी गालियां दी है, खून चूसा तूने आशीष, हाँ आशीष का उसे। डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, गुलाब को कैपिटलिस्ट बताया, डाल पे इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया गुलाम, माली को रखा है सहाया उसे जाड़ा और घाम,
सर्दी में वो बेचारा काम करता है, घाम, हाथ जिसके तू लगा, पैर सर पर रखकर वो पीछे भगा। कोई भी गुलाब तोड़ लेता तो भाग जाता है, क्योंकि लोग चोरी करेंगे उसकी। भागा, औरत की जानिब मैदान ये छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारण से रहा न्यारा, तभी साधारण से रहा न्यारा। वरना क्या तेरी हस्ती पोछ तू, कांटों ही से भरा है यह सोच तू, कांटों ही से भरा है यह सोच तू। कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती कभी, अगर वो कली जो अभी चटकी है वो सूख के कांटा हो जाती, अगर रोज पड़ता नहीं पानी, तू हरामी खानदानी। गुलाब को बोला तू हरामी खानदानी। चाहिए तुझे हमेशा मैरून हिस्सा, तुझे मैरून हिस्सा चाहिए, जो निकाले इत्र रूह ऐसी दिशा, बहाकर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा। ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में दंड पेले चूहे, भूखा हो इंसान, पेट में दंड पेले चूहे, ज़बां पर लफ्ज़ प्यारा। देख मुझको, मुझे देख, मैं बढ़ रहा हूं, 1.5 बालिस्त और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से अपने आप उगाऊं मैं, मुझे कोई माली वाली नहीं चाहिए, हाँ, और अपने से उगा, बिना दाने के चुगा में, बिना दाने के चुगा में, कलम मेरा नहीं लगता। गुलाब को तो कलम लगाना पड़ता है, काटना पड़ता है, लगाना पड़ता है। कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। तू है नकली, मैं हूं मौलिक। तू है नकली, मैं हूं मौलिक। तू है बकरा, मैं हूं कौलिक। कौलिक माने जिसका वंश चलता है आगे आगे। कह रहे तू है बकरा, इतनी गाली दी है गुलाब को। तू है बकरा, मैं हूं कौलिक। तू रंगा हुआ रंगीन, मैं धुला, मैं तो सफेद हूं। पानी में तू बुलबुला, मैं पानी हूं, सर्वत्र रहता हूं, और तू तो बुलबुला है। हाँ, तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरने को उभाड़ा। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी मैंने 3 गुना बनाकर। तूने रोटी छीनी लोगों की, मैंने रोटी दी। और ये और बहुत लंबी कविता है, लेकिन इसके जो दूसरा पार्ट है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा बुनाया उन्होंने। उसमें था कि नवाब की लड़की थी जिसका नाम बहार था, और बंगालन मालिन की लड़की थी जिसका नाम गोली था। तो बहार दोनों की खूब दोस्ती हो जाती है। एक दिन बहार उसको फूलों का गुलदस्ता देती है, तो ये खुश होती है, हाँ बहुत अच्छा है कहती है ये। लेकिन थोड़ी देर बाद खेलते खेलते ये लोग थोड़े से एक बिल्कुल उबड़ खाबड़ जगह पर जाते हैं, और वहां पर ये मालिन की लड़की जो गोली थी उसे अचानक बहुत सारे कुकुर मुत्ता दिखाई दे जाते हैं। तो वो उनको तोड़ के इकट्ठा करने लगती है, और फिर बाहर से कहती है कि अरे आज मैं अपनी माँ के पास इन्हें ले जाऊंगी, और इनसे इतने बढ़िया कबाब बनेंगे कि तुम चाटती रह जाओगी। तो वो, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, तो वो अपनी माँ के पास ले जाती है और कहती है तू इसके कबाब बना, और आज हमारी नवाब साहब की लड़की आई हुई है बाहर, इसको भी तू खिलाना, और पतली पतली रोटियां भी बनाना साथ में। तो उसकी माँ कहती है अच्छा। बैठ जाती हैं दोनों लड़कियां, खेलती रहती हैं, गुड्डे गुड़िया का शादी ब्याह रचाती हैं। तब तक खाना तैयार हो जाता है। फिर अच्छा, उसके साथ नवाब की लड़की के साथ एक कुत्ता भी चलता है, टेरियर भी चलता है, टाइगर, और उसके साथ उसकी एक नौकरानी भी चलती है। तो मालिन जो है सबको खाना खिलाती है, इनको भी खिलाती है, कुत्ते को भी देती है, उसकी नौकरानी को भी देती है, बाहर को भी देती है। बाहर अपने पापा को, अपने पिताजी को जाकर जब बताती है कि आज मेरे को गोली ने जो कबाब खिलाए उनका कोई जवाब नहीं। हाँ, इतने बढ़िया कबाब थे वो, और आप भी वो लगवाइए, उसके कबाब खा के देखिए कभी। हाँ, तो
उसके नवाब साहब हुक्म देते हैं। हाँ, नवाब साहब हुक्म देते हैं। क्या हुक्म देते हैं? कुकुर मुत्ता की कहानी सुनी जब बाहर से, नवाब के मुंह में आया पानी, बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास। माली को बुला भेजा, कहा कुकुर मुत्ता चलकर तू आ, तू ताजा ताजा, तू लेके आ कुकुर मुत्ता ताजा ताजा। माली ने कहा हुजूर, माली ने कहा हुजूर कुकुर मुत्ता अब नहीं रहा, अर्ज हो मंजूर, रहे अब सिर्फ गुलाब, रहे अब सिर्फ गुलाब। गुस्सा आया, कांपने लगा नवाब, गुस्सा आया, कांपने लगा नवाब। बोले चल गुलाब जहां से उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं कुकुर मुत्ता, सबके साथ हम भी चाहते हैं कुकुर मुत्ता। बोला माली फरमाए माफ खता, कुकुर मुत्ता अब उगाया अब नहीं उगता, कुकुर मुत्ता अब नहीं उगता। अब इसका क्या अर्थ हुआ आप बताइए? कुकुर मुत्ता अब नहीं उगता, अब तो खैर खेती होती है लेकिन ये जंगली कुकुर मुत्ता था, ये माली क्या कह रहा है उनको, आप बताइए? कुकुर मुत्ता अब नहीं उगता, क्या मतलब हुआ? शोषित वर्ग उनकी बात कर रहे हैं। कुकुर मुत्ता को आप उगा नहीं सकते, उगा नहीं क्योंकि सकते। ये शोषित। हाँ लेता बोलिए। ये कुकुर मुत्ता को हम उगा नहीं सकते, जब पर्टिकुलर परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो अपने आप उगता है। वैसे हाँ। ही शोषित वर्ग को भी जब अपर क्लास बहुत ज्यादा परेशान कर देता है तो वो भर के सामने आता है। शोषित वर्ग, हाँ एग्जैक्टली। तो ये इसकी सिमली उन्होंने दी इसको, इसके साथ जोड़ के गुलाब और कुकुर मुत्ता को जोड़ के उन्होंने ये बताया अब क्यों नहीं उगा सकते भाई कुकुर मुत्ता उगा। बोले कुकुर मुत्ता अब नहीं उगता, क्योंकि आप ये अपने आप होते हैं, परिस्थिति जन्य होते हैं, अपने आप अपना स्थान बनाते हैं, कहीं गंदे में, कूड़े में, गंदे पानी में, ये अपने आप उगते हैं, अपने आप फैलते हैं। और आप जैसे नवाबों पर इनकी नजर नहीं पड़ती है। आप तो खेती कराते हो, गुलाब की खेती कराते हो, कुकुर मुत्ता ऐसे नहीं उगाया जा सकता। तो आप देखिए एक कहीं ना कहीं निराला जी कुकुर मुत्ता को भी एक स्थान दे रहे हैं, विशेष स्थान दे रहे हैं। इतने बड़े नवाब होने के बाद भी वो उनके हाथ नहीं आ सकता। तो यहाँ उन्होंने उसको भी एक उसका एग्जिस्टेंस बताया है कि ये भी एक बहुत सुंदर मधु दी, बड़ा बहुत ही रोचक ढंग से आपने प्रस्तुत किया इसको। ये इसके अंदर तो रोचकता थी, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेबिलिटी है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, दैट इज ऑफ कोर्स थैंक यू। सोच विचार में पड़ी रही बहुत ये क्यों लिखा है इस तरह से, कुकुर मुत्ता बहुत आपको बधाई। तो इसके बारे में फिर थोड़ा गहराई में जाके देखा गया, रुचि लगी बहुत सुनने में ना। सभी लोग इतना प्यारा बोल रहे, आपने इस विषय भी इतना सुंदर चयन किया, वो इतनी खूबसूरत है आपकी रचना, और साथ में उसको जो प्रेजेंट किया आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। थैंक यू ब्यूटीफुल। यहाँ जी की प्रस्तुति, हाँ एकता जी प्लीज। यहाँ पे मैं एक चीज पे और ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबने जरूर गौर किया होगा, मैंने तो अभी अभी ध्यान दिया है कि निराला जी की बहुत सारी कविताएं हाइकू का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होती हैं। अगर आपको हाइकू का एग्जाम्पल, अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो आप महाप्राण को पढ़िए, आपको बढ़िया हाइकू पढ़ने और सीखने मिल जाएगा। अच्छी नॉलेज मिली। सही कह रही हो एकता, बिल्कुल। उसको कीनली पढ़ना पड़ेगा, बस इतना है। हम लोग जब पढ़ते रहे तब हम इतना उससे नहीं पढ़ते थे, इतनी स्पष्टता नहीं थी हमारे मस्तिष्क में। आज उसको पढ़ेंगे तो वो चीज बिल्कुल, दृष्टिकोण बदल जाता है। समय के साथ हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, हमारे विचार और थोड़े से पकते हैं, परिपक्व होते हैं हम लोग भी। लेकिन एक बात से सहमत हूँ प्रणव दी की कि मधु जी का जो पाठ होता है वो इतना रोचक होता है, वो कहानी पाठ भी करती हैं तो आनंद आ जाता है। और फिर जब कविता खुद ही इतनी रोचक हो और उसके बाद उसका प्रस्तुत करता इतना शानदार हो, तो कहते हैं ना कविता को एक नए पंख लग जाते हैं, एक नया आयाम मिल जाता है। और मधु जी ने बिल्कुल वही किया। हंसी आ रही थी कि इतनी गालियां गुलाब को दी, लेकिन आप आनंद से पढ़ रही थी वहाँ, बहुत आनंद से, बहुत आनंद से। अभी तो वैसे भी आनंदित है ना, पुस्तक आई है पहली। हाँ वो भी बात है एक, उसकी बधाई आपको। तो बहुत मजा आया आपको सुनने में। कविता तो अपने आप में शानदार है ही, लेकिन इसका पठन आपने बिल्कुल अद्भुत किया है। और ये कविता है, जैसा कि हमने देखा कि
इसमें प्रगतिवाद के स्वर हैं, और कुकुरमुत्ता जो है श्रमिक, सर्वहारा और शोषित वर्ग का प्रतीक है, और गुलाब जो है सामंती और पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है, और कुकुरमुत्ता जो है वो निराला जी की सामाजिक चेतना और जो प्रयोगशील प्रवृत्ति है उसको निरूपित करने वाली कविता है। हम आगे बढ़ते हैं और मैं आदरणीय प्रणव भारती जी को आमंत्रित करूंगी ए तोड़ती पत्थर के लिए। स्वागत है प्रणव जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। मुझे तो लग रहा है इतने इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने पढ़ा है, तो तोड़ती पत्थर तो उसकी बिल्कुल विपरीत अवस्था की जो रचना है। कहाँ को निराला जी की भी एक शानदार बात थी, और अब सबका मूड चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम अलग वो है। एक्चुअली मधु जी ने जो कुकुरमुत्ता वाली बात कही, उसमें उन्होंने एक्चुअली उसके अंदर मानवीयकरण किया है। जो गुलाब और कुकुरमुत्ते के अंदर वो मानवीयकरण को जो दर्शाता है, और उनका मानवीयकरण की जो प्रस्तुति है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने एक पढ़ लिया और एक आपने सुन लिया, लेकिन आप जो एक इतने सशक्त एक हस्ताक्षर से अगर देखें कि भाई हाँ, अगर मैं मधु की बात करूं तो कि उन्होंने किस तरह से उसकी प्रस्तुति को लिया है, वो मेरे ख्याल से वो मैं तो नहीं कर सकती इतनी खूबसूरत प्रस्तुति। और आपके उस मानवीयकरण को तो हैट्स ऑफ, बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया आपको। और ये तोड़ती पत्थर तो हम सभी जानते हैं। वैसे मुझे तोड़ती पत्थर क्यों दिमाग में आया, क्योंकि हमने कभी बचपन में पढ़ी थी ये तोड़ती पत्थर, और वो पता नहीं शायद उसका जो उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं यही था, जो एक हम गरीब वर्ग की तरफ जो इनका जो झुकाव रहा हमेशा से, और वो खुद भी परेशान रहे हमेशा से। हम सब जानते हैं कि उनके पास में कोई बहुत धन संपत्ति तो थी नहीं, और उनका हमेशा कठिनाई में उनका समय बीता है। तो जहाँ तक मेरा जो अनुभव है थोड़ा बहुत, वो यही है कि जो जिन परिस्थितियों में से, विशेष परिस्थितियों में से इंसान होके गुजरता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा होता है, और वो लेखन में कहीं ना कहीं आता ही है। क्योंकि लेखक जो है अपने लेखन में कहीं ना कहीं होता ही है, वो हो ही नहीं सकता कि लेखक ना हो अपने लेखन में। तो ये तोड़ती पत्थर जो है वो उनके अपनी जो विवशताएं, अपनी जो परेशानियां हैं, उन सब की लेकर उन्होंने जो उनके जो दृष्टिपात हुआ है उसकी तरफ, वो तो बचपन में जब पढ़ा तोड़ती पत्थर तो समझ में नहीं आता था कि ऐसा तो क्या है, उन्होंने लिख दिया तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा, तो समझ नहीं आती थी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसी बात हुई कि मैं भी पहले डीपीएस में पढ़ती थी, बाद में मुझे भी मुजफ्फरनगर में लाके पटका गया। तो कुछ चीजें मेरे ख्याल से हम बहुत सारे लोगों की हमारी एक सी रही होंगी, हमारे जो वर्ग के लोग हैं उसकी, तो उनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। और ये जो है मैं इसका पाठ तो करूंगी, उनके मतलब उन्होंने उसको उसकी जो यौवनावस्था की जो भी उन्होंने उसके बारे में बात की है कि वो इस तरह से वो उसका यौवन किस तरह से था, क्या वो युवा लड़की थी और इतनी उसमें भी वो धूप के अंदर वो कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो उनकी वो जिज्ञासा, उनका कहीं ना कहीं उसके प्रति जो एक मैं तो कहूँगी स्नेह भाव, या उनकी कोई कोमल जो उनकी एक भावना रही, तभी वो लिख पाए। तोड़ती पत्थर के ऊपर उनकी दृष्टि गई, क्योंकि मैं तो जब पढ़ रही थी तो मेरी समझ में कभी नहीं आया था कि तोड़ती पत्थर में ऐसी तो क्या चीज है। लेकिन शायद जैसे जैसे हम उसे पढ़ते जाते हैं और जैसे हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, उसके हिसाब से हमें बहुत सी चीजें समझ में आती हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे हम पढ़े, उनको काफी सारा पढ़ा हमने, बहुत सारा उनका साहित्य, तब ये तोड़ती पत्थर भी बहुत ज्यादा उसने प्रभावित किया हमें। और मैं इसका कविता पाठ कर देती हूँ। वैसे कुछ खास है नहीं इसके अंदर, मुझे लगा बाद में मैंने क्यों ले लिया, पर पता नहीं क्यों तोड़ती पत्थर दिमाग के अंदर कहीं बसी हुई थी, है ना। भावना हम तो जानते ही ये सबके, ओहो कहाँ चला गया, सॉरी भाई, ये बड़ा चक्कर है कि हम सब जानते हैं कि ये अपना प्रगतिवाद के 4 स्तंभों में से हैं, और इन्होंने हमेशा से उसी वर्ग की ओर दृष्टिपात किया है जहाँ पे बहुत कम लोगों की दृष्टि गई है। क्योंकि इससे पहले जो युग था वो एक अलग प्रकार का युग था, और ये एक अलग प्रकार का हो गया। इसमें राष्ट्रवाद तो है ही, राष्ट्रवाद पुराने में भी था, लेकिन जो इन्होंने छांदस का जो इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, वो सबसे पहले कभी, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, यही है। फिर अज्ञे वगैरह आए हैं, ठीक है, बाद में काफी उन्होंने किया है। आज जो छांदस है, मेरे ख्याल से हम इसी के लीक पे चल रहे हैं, इन्हीं लीक पे चल रहे हैं हम, थोड़ा सा उसको पकड़ के। तो उनके प्रयोगवादी तो, एक मिनट कहाँ चली गई, हाँ,
तो मैं इस कविता का पाठ कर देती हूँ और सब जानते हैं इसके बारे में। मैं कई बार बोल चुकी कि तोड़ती पत्थर क्यों लिया मैंने, पर ले चुकी तो मैं पाठ कर देती हूँ इसका। मेरे पास है ये। तो वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। अब मेरे दिमाग में ये आया जब मैं छोटी थी कि भैया इलाहाबाद के पत्थर पे होता या अहमदाबाद के उस पे पत्थर होता, अगर वो पत्थर तोड़ रही है तो पत्थर तोड़ ही रही है, वो उसमें क्या चीज नहीं आ गई। लेकिन हाँ, उस समय ऐसी भावना थी। और आज क्योंकि ये लगता है कि क्योंकि कवि वहां पे विद्यमान था, कवि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही थी, इसलिए उसको वो वहीं पे दिखाई देगी ना, वो आज चीज समझ में आती है कि हाँ भैया इलाहाबाद में थे और उन्होंने उसको देखा। तो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर बंधा यौवन। अब कवि की दृष्टि उस पर भी जाती है कि उसका जो युवा शरीर है वो किस प्रकार से है। और शायद हो सकता है किसी अगर अच्छे घर की लड़की होती है या अच्छे घर की वो युवती होती तो शायद वो किसी और स्थिति में होती। लेकिन इसके ऊपर जो उनका दिमाग गया है, उन्होंने इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि वह श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। ये विशेष चीज मुझे लगी, प्रिय कर्म रत मन। हम जैसे इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है किसी चीज में तो हमें पता नहीं चलता ना क्या है, तो उसकी भी स्थिति यही है कि प्रिय कर्म रत मन, मतलब अपने आप को वो उसके साथ इन्वॉल्व किए हुए है, तभी वो बेचारी करती जा रही है। उसे ना पसीने का है कुछ, उसे क्षोभ है ना उसे गर्मी का क्षोभ है, पानी भी नहीं पी पा रही है। तो प्रिय कर्म रत मन गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तो अब देखो ये कितना बिल्कुल एकदम से अपोजिट इनके जो हैं दृश्य हैं कि सामने उसके वो अट्टालिका खड़ी हुई है और वो बेचारी यहाँ पे पत्थर तोड़ रही है। तो उसका उससे कोई भी ये नहीं है, अलगाव है उसका हर चीज में। लेकिन कवि की दृष्टि में वो किस प्रकार से दोनों चीजें आए, दोनों दृश्य आए, ये देखने वाली बात है कि सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार चढ़ रही थी धूप, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। वो तो बेचारी चाहे दोपहर हो चाहे सुबह हो या कितना भी तमतमाता रहे, वो पत्थर ही तोड़ती रहेगी क्योंकि उसका काम है, उसे उसके अंदर रत रहना है। देखते देखा मुझे तो एक बार, अब उसकी भी दृष्टि पड़ गई कवि के ऊपर जब वो देख रहे थे उसे कि भाई क्या है ये बेचारी इतनी परेशान है। तो देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोए नहीं, जो मार खा रोए नहीं। उसका जो उसकी स्थिति है वो तो उसे मार ही रही है, लेकिन उसे और न जाने कितने लोगों की आंखें भी मार रही हैं, उसे न जाने मौसम की मार कितनी मार रही है। तो एक मार नहीं है, इस मार के पीछे न जाने कितने सारे शब्दों का हलाहल वो पी रही है और वो उसे पीना है क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है। तो सुना देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, पसीने टपक गए, लीन होते कर्म में फिर, लीन होते कर्म में फिर कहा मैं तोड़ती पत्थर, लीन होकर कर्म में फिर कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो अंत में निराला जी ने जो इस तरह से अपनी बात कह के उससे भी कहलवा दिया है कि मैं तोड़ती पत्थर।
वह तोड़ती पत्थर तो ठीक है, ये एक कवि की दृष्टिकोण है, एक कवि की दृष्टि है, एक कवि की दृष्टि पड़ी है, वहाँ पे निगाह है। लेकिन अंत में वो भी अट्टालिका देख रही है, वो भी देख रही है कि क्या-क्या चारों तरफ हो रहा है, और अंत में उसके भी मुखारविंद से निकलता है कि मैं तोड़ती पत्थर, यानी कि उसके पास कुछ और है ही नहीं इसके अतिरिक्त। तो ये हम जानते हैं कि प्रयोगवादी धर्मिता के कवि हैं, और इस प्रकार से उन्होंने अपना ये हर एक कविता के अंदर उनका कहीं न कहीं आपको चित्रण मिल जाएगा, जो शोषण की ओर, और उसके राष्ट्रवादी तो खैर ये लोग सभी थे। तो बस पता नहीं क्यों तोड़ती पत्थर दिमाग में, और तोड़ती पत्थर का मैंने पाठ कर दिया। और मधु जी को तो मैं वाकई में, मैं आज मुझे लगता है इनकी जो पंक्तियां हैं वो मेरे अंदर दोहराई जाती रहेंगी। कुकरमुत्ता को इन्होंने मानवीयकरण कर दिया, गुलाब का मानवीयकरण कर दिया, और देखो ना अभी कुकरमुत्ता की खेती अब होने लगी। हमें तो अच्छी तरह से पता है कि जब वो गंदगी में उगता था, और अगर अरे कुकुरमुत्ता ऐसे ऐसे हुआ करते थे हमारे जो चेहरे के जो पूरे कुकुरमुत्ता हमारे बड़े से कहते ये कोई चीज है, मेरी फेंके उसको शायद छतरी भी कहते थे ना, कुछ सांप की छतरी या क्या कहते थे, पर वो गंदगी में पैदा होता था। गंदगी में पैदा होता था, और पता भी नहीं था। अब तो मशरूम थाली का वो है, अब तो उसको ये बोलते हैं जिनकी भी बड़ी पार्टीज होती है, कुछ होती है कि भैया उसकी सब्जी तो डेलिकेसी बन गया ना। हाँ, वो कुकुरमुत्ता गरीब भी रह गया। आपने अपना गुलाब से ऊंचा उठा दिया, अब उसकी जो खेती होने लगी, और काफी महंगा आता। अभी मैंने सुना, मुझे पता नहीं, लाला जी होते तो वो देखते उनका कुकुरमुत्ता भी गुलाब की तरह हो गया। गुलाब की तरह हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। और प्रीति, मैं बहुत बहुत तुम्हें और नीरजा को बहुत बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो एक नयापन लिए आती है तुम्हारे इस समूह पे। और हम लोग जो अपने एक कगार पे जाके खड़े हैं, उनको भी हम भी अपने आप को युवा महसूस करने लगते हैं। हम लोग को भी सीखने को मिलता है। प्रणव दी, आप लोगों के आशीर्वाद और एक मार्गदर्शन में ही हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। और आपने तो इतना सुंदर न केवल पाठ किया है, उसकी व्याख्या भी की है, और उससे जुड़ी भी आपने अपनी कहानी बताई। तो एक अपने आप में एक पूरा पैकेज बड़ा ही रोचक बन गया, और उतना ही आनंद सबको आया है जितना कि आप मधु जी के बारे में कह रही हैं। मुझे तो आपका भी पाठ और प्रस्तुति, मुझे पता नहीं क्यों ये घुसा हुआ है, तोड़ती पत्थर। जी, मैं भी इस कविता से काफी कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम में थी हम लोगों के। और शायद आपने भी कभी किसी क्लास में पाठ्यक्रम में पढ़ी थी मैंने भी। निराला से जो कनेक्शन है वो इस कविता के थ्रू बहुत ज्यादा है। तो शायद इसलिए कक्षा में थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन भी याद नहीं है, शायद 5वीं 6वीं बहुत ही 7th क्लास में। जी, अर्थ इसका समझने की वो नहीं थी। तुम लोग तो हमसे नेक्स्ट जनरेशन हो ना ममता, तुम तो हमसे बहुत छोटे हो ना भाई। हमारी उम्र में कौन सी उसमें होगी, मुझे याद नहीं है। पर हम सबने पढ़ी है और कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। सीबीएसई के कोई सिलेबस बदले नहीं गए हैं, पिछले 10 साल में बदले गए, तो जो आपने पढ़ा होगा वही हम लोगों ने पढ़ा होगा। और अब जनरेशन जो है उसमें सिलेबस में उनके परिवर्तन आया है। लेकिन ये जो कविता है बहुत ही मार्मिक कविता है, कविता है, और दशा को दर्शाने वाली। मैं वही बोल रही थी कि शुरू में पता नहीं लगा था, अब जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते हैं, जैसे इनका और साहित्य भी पढ़ते हैं, तो तब मतलब बहुत मस्तिष्क में कोई ऐसा लगता है, अपनी सोचने के लिए बातें करता है अपने को। और अब समझ में आता है कि वो एक्चुअली पत्थर नहीं तोड़ रही है, बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक विषमता की जो चट्टान है बिल्कुल तोड़ रही है। क्योंकि अट्टालिका दिखाई उन्होंने वो सीकर गिरे, और फिर भी वो देखती भी है कवि को, यानी कवि को देखने का मतलब पूरे समाज को देखना है। तो इस प्रकार से ये है। लेकिन कविताएं तो उनकी उत्कृष्ट है। और आप देखिए कि निराला जी का जो कलाबोध है कितनी विविधता लिए हुए था, कि राम की शक्ति पूजा में उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा है, और इसमें बोलचाल आंगन की भाषा है। अभी मधु जी ने कुकुरमुत्ता कविता पढ़ी और आपने तोड़ती पत्थर, लेकिन ये दोनों में ही देखिए तो शोषित वर्ग के लिए उन्होंने कहा। बस कहने का अंदाज अलग है, एक हमको बहुत रोचक लगा, एक थोड़ा गंभीर लिए हुए लगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का जो संदेश आ रहा है दोनों कविताओं का, वो बिल्कुल एक है। कुकुरमुत्ता कविता में कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द भी बेझिझक चले आते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल आम जन की भाषा प्रयोगवादी है ना एकता। दरअसल उनका जो समय था, प्रयोगवाद शुरू हो चुका था। प्रयोगवादी कविता है, छांदस कविता है, इसलिए उसके अंदर जो शब्द आते हैं वो किसी रुकावट
नहीं है उनके अंदर। वो जैसे कैपिटलिस्ट शब्द डाला उन्होंने, टेरियर भी डाला है उसके उसी में अंदर, से आते उनका हैं वो जो शब्द। कुत्ता है टेरियर है, बहुत सारे इंग्लिश के शब्द हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, बहुत सारे। और ये इसीलिए आता है क्योंकि उसके अंदर कोई व्यवधान नहीं है बीच में, कोई छंदों की कोई वो सीमा नहीं है, छंद की इसीलिए सीमा रेखा से से परे। जुड़े हुए नहीं है वो, हाँ, इसीलिए वो आते हैं। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम भी लेखन जैसे थोड़ा बहुत जो भी कुछ करते हैं उसके अंदर स्वाभाविक रूप से वो सब चीजें चली आती हैं, उसके लिए हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता। जैसे दिमाग से चल रहा है तो वो एक्सटेम्पोर लिखती चली जाती हैं वो चीजें अपने, किस प्रकार से हम जो एक बात सोचते मैं हैं। कहना चाहूंगी कि आज हम सबने बहुत ही आनंद आया, सबको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी अच्छी मजा आया कविताएं मुझे सुनी, भी। कहीं ना कहीं हमारी स्मृतियों से जुड़ी हुई हमने बातें की इन कविताओं के माध्यम से। लेकिन अगली बार मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ऐसा भी करें कि कोई कवि हो, उपन्यासकार हो, कथाकार हो, कोई भी हो, हम उसकी उन रचनाओं को चुने जो कि थोड़ी कम प्रचलित हैं, जिससे कि हमारे को भी थोड़ा सा और अतिरिक्त जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग साथ हैं। तो ऐसा कुछ चुनकर लाएं। जैसे प्रेमचंद का हमको मालूम है कि भाई उनकी बाद में कई कहानियां जो जब्त कर ली गई थी और बाद में वो सामने आई। तो ऐसे ही जो कवि हैं, अगर उन्होंने 100 लिखी हैं कविताएं, तो 20 तो बहुत पॉपुलर होंगी और कुछ होगी जो थोड़ी कम प्रसिद्ध होंगी। तो अगली बार से हम ऐसी भी कोशिश करेंगे कि हमको किसी भी रचनाकार की कुछ नई ऐसी रचनाओं को जानने का मिले कि हमें भी लगे कि हमने कुछ और भी सीखा है। और निश्चित रूप से आज की प्रस्तुति सबकी बहुत शानदार थी और सबको थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगी कि आप लोग रुकें, इसके बाद अगर कुछ डिस्कशन करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी हम बंद कर देते हैं और आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं कर्मभूमि और